हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विराम और गति। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं आज की टॉपिक विराम और गति की ओर। तो सबसे पहले बता दूं, यहां से 11th क्लास की जो जनरल फिजिक्स होती है वो स्टार्ट होती है। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स होती है और यहां से जनरल फिजिक्स स्टार्ट होती है मैकेनिक्स से। तो सबसे पहले आज इसको इंट्रोडक्शन देंगे, विराम और गति के बारे में बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम लोग विराम और गति पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स की एक पार्ट है जिसका नाम है मैकेनिक्स, यानी जिसको बोलते हैं यांत्रिकी। तो फिजिक्स की ये जो ब्रांच है, ये जो पार्ट है यांत्रिकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु की विराम की अवस्था या तो फिर किसी भी वस्तु की गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। ये विराम क्या होता है, ये गति क्या होता है, इस पर भी हम लोग लौटेंगे। अच्छा, ये जो यांत्रिकी है, जो मैकेनिक्स है, उसकी तीन पार्ट होती है। फर्स्ट पार्ट होती है जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट सिचुएशन, विराम स्थिति। तो विराम की बारे में यदि अध्ययन करेंगे किसी भी वस्तु की, किसमें, यांत्रिकी की जिस शाखा में, वही यहां पर क्या होगा, यहां पर स्थैतिकी होगा। ठीक है। और आता है सेकंड जिसको बोलते हैं गति की, यानी काइनेमेटिक्स। और ये जो काइनेमेटिक्स है वो क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन गति क्यों किया, कैसे किया, ये सब जो रीजन बनेगा, जो फैक्टर बनेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। वही क्या आएगा, यहां पर गति आएगा। थर्ड होता है जिसको बोलते हैं शुद्ध गति, जिसको यहां पर बोला जाता है डायनेमिक्स। और ये डायनेमिक्स का मतलब होता है कि यांत्रिकी की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु के गति के बारे में तो अध्ययन करते हैं, बट वो जो गति करता है वो क्यों कर रहा है, उसके फैक्टर क्या है। जैसे किसी वस्तु को देख रहे हैं विराम में, उसको गति में लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो बल के बारे में भी जब अध्ययन करने लगते हैं तो यांत्रिकी की वह शाखा क्या हो जाएगी, यहां पर शुद्ध गति की हो जाएगी। और 11th क्लास में बात करें तो पूरा के पूरा आपको मैकेनिक्स देखने को ही ज्यादातर मिलेगा। यानी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स ही बहुत भरा हुआ है, जिसको हम लोग बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आने वाला है विराम और गति। बट विराम और गति को आने से पहले, यानी उसको दिखाने से पहले, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले निर्देश तंत्र की जरूरत है। तभी आप किसी भी वस्तु के विराम की अवस्था या तो किसी भी वस्तु के गति की अवस्था को समझ पाइएगा और समझा पाइएगा और उसकी जो स्थिति है उसको कंसीडर कर पाइएगा। जिसके लिए दो चीज जरूर है। एक होता है टाइम स्केल, जिससे हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं उस वस्तु को देखकर। तो वो टाइम स्केल के लिए यहां पर घड़ी लगा दी, ठीक है। और उसकी जो लोकेशन होगा, स्थिति होगा, उसको देखने के लिए, बतलाने के लिए नियामक बनाना पड़ेगा, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। तो हमारा जो स्पेस है उसमें तीन अक्ष होती है। एक होता है यहां पर जिसको बोलते हैं क्या चीज, इधर के तरफ एक्स अक्ष, इधर के तरफ वाई अक्ष, और एक होता है बाहर के तरफ जिसको बोलते हैं जेड अक्ष। ये हो गया जेड अक्ष। अब देखिए, ये जो ओरिजिन है, इसी से, यही मूल बिंदु से किसी भी वस्तु की स्थिति देखी जाती, ठीक है, समय के साथ देखी जाती है। तो ये जो सिस्टम बना, यही क्या है,
निर्देश तंत्र है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शा दे, बतला दे, लोकेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, सभी बता दे। तो सपोज कर लें कि यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु, तो कौन सा अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, कितना दूरी पर है, ठीक है, तो कितना दूरी पर है, तो उसके लिए एक क्या लाना पड़ेगा, लेंथ स्केल लाना पड़ेगा, और लेंथ स्केल को यहां से यहां तक लगाएंगे और जितना रीडिंग देगा वही इसका हो जाएगा पोजीशन। अब देखेंगे समय पास कर रहा है, गुजर रहा है, क्या ये वस्तु की स्थिति बदल रही है, क्या जितना स्थिति पर एक सच में था वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा, या बदल रहा है तो कितना बदल रहा है, सभी देखा जाएगा। कहां से, इस जो है से मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये जो बना वो निर्देश तंत्र बना, एक्स अक्ष में हो, वाई अक्ष में हो, जेड अक्ष में हो, या तो तीनों अक्ष में हो, या तो किसी दो अक्ष में हो, स्थिति बतलाने का काम किया जाता है समय के साथ। तो यही होता है क्या चीज, निर्देश तंत्र। और ये निर्देश तंत्र को और एक्सप्लेन करेंगे आगे, जो दो तरीके की होती है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम, और एक होता है अजड़त्वीय फ्रेम, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात करेंगे। चलिए, निर्देश तंत्र हो गया। अब यहां पर उसी निर्देश तंत्र के हिसाब से यहां पर आता है विराम। विराम का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तुओं के सापेक्ष यदि बदल नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, विराम में बोला जाता है। यहां पर वही है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो है पेड़, इसको निर्देश तंत्र मान लिया, जिसके सापेक्ष देखी जाएगी। तो यहां पर हमने देखा एक घर है, एक टावर है, पहले घर मतलब निर्देश तंत्र मान लिया गया पेड़ को, और इसकी स्थिति देखी जा रही है पेड़ के सापेक्ष। क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी जितनी डिस्टेंस पर है, जितनी दूरी पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये जो है से पेड़ के सापेक्ष में घर क्या यहां पर विराम में है। इस टावर की स्थिति भी देखा गया कि सपोज कर लीजिए कि हमने देखा कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और समय गुजर रहा है, लेकिन 4 मीटर से बदल नहीं रहा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या चीज में है, पेड़ के सापेक्ष विराम में, ठीक है। तो यहां पर ये विराम दिखाने के लिए किसी एक को निर्देश तंत्र मानना, या इसको नहीं मानिएगा तो सबसे अच्छा ग्राउंड को मान लें, ग्राउंड के देखें, ग्राउंड के सापेक्ष देखें क्या परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो विराम में, और यदि हो रहा है तो फिर अलग मैटर हो जाएगा, गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर किसी ब्लॉक को या तो बुक को रख दिया, अब टेबल के सापेक्ष ये बुक को देखा जा रहा है, तो टेबल हो गया निर्देश तंत्र और बुक हो गया वस्तु रखा हुआ है, और स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है टेबल के सापेक्ष, तो टेबल के सापेक्ष वस्तु क्या चीज, विराम में। यानी विराम देखने के लिए आपको निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा, तभी आप दिखा पाएंगे। चलते हैं आगे। अब आता है गति यानी मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो जाता है यानी बदल जाता है, तो वो वस्तु उस वस्तु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष देखा गया, जो उसका निर्देश तंत्र बना, वो क्या चीज में है, तो यहां पर गति में है, ठीक है। वही बोला जाता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती तो उसे गतिमान कहा जाता है, गति में कहा जाता है। सपोज कर लीजिए कि फिर ये ट्री है रोड के किनारे, और इसी को निर्देश तंत्र देख मान लिया गया, और यहां पर कोई आदमी आकर बैठ गया निर्देश तंत्र,
अनिर्देश तंत्र विराम में मान लिया जाए। अब देखो, अब क्या हुआ कि यहां पर इस चिड़िया को देखा तो इसकी स्थिति जो है ये हमेशा बदल रही है, यहां पर थी फिर आगे आ जाएगी, तो ये स्थिति बदल रही, तो उसको लगेगा कि ये क्या चीज में, गति में है, क्योंकि स्थिति बदल रही है। किसके सापेक्ष देखा, इस पेड़ के सापेक्ष देखा गया जो इसका निर्देश तंत्र था। इस आदमी को देखा जाए, फुटबॉलर है, फुटबॉल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसको किक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो इसकी स्थिति यहां से देखी जा रही है तो नजदीक आ रहा है, मतलब ये क्या चीज में है, गति में है। मतलब जहां भी स्थिति बदल रही है वो क्या है, गति में। ओके, अब देखिए यहां पर आगे बढ़, यहां पर जो गति और विराम है, यानी विराम और गति दोनों आपेक्षिक पद है, दोनों आपेक्षिक टर्म है। ये कैसे आपेक्षिक टर्म है इसको समझ लें, ठीक है। तो आपेक्षिक टर्म कैसे है ये समझनी है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, जहां विराम है वहां गति भी है, और जहां गति है वहां विराम है। यदि निर्देश तंत्र बदल के देखोगे तब एक ही वस्तु दोनों चीज में हो सकता है। किसी निर्देश तंत्र के लिए विराम में होगा तो किसी निर्देश तंत्र के लिए वो गति में होगा। जैसे सिंपल बोलिए कि ये जो है से ट्रेन है, ट्रेन के बोगी के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए, उस बोगी के सापेक्ष देखा जाए तो बोगी में बैठे हुए पैसेंजर का निर्देश तंत्र यदि बोगी का सीट बन गया, या तो गेट बन गया, या तो विंडो बन गया, और देखा जाए तो उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उस बोगी के सापेक्ष वो क्या चीज में है, विराम में है। और वही जब बाहर से देखा जाए उसको, कोई आदमी जो है से बाहर जो है से ट्रैक के बगल में खड़ा है दूरी पर, वहां से देख रहा है ट्रेन के अंदर जो आदमी है उसको देख रहा है तो लग रहा है आदमी जा रहा है आगे, इसका मतलब वही आदमी की पोजीशन बदल रहा है बाहर वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो वही आदमी अंदर के सापेक्ष जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो विराम में है, और बाहर के सापेक्ष में वो क्या चीज में है, गति में। यही चीज देखोगे कि दो ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे खड़ी है, एक ट्रेन पे बैठे हुए हो, दूसरा ट्रेन बगल में। ऐसा हुआ कि दूसरी वाली ट्रेन खुल गई और तुम बैठे हुए हो, खिड़की से झांक रहे हो उसको, तो लगेगा कि मेरी वाली खुल गई। उस ट्रेन को देखोगे तब, और जब इस तरफ अपोजिट साइड वाले खिड़की से देखोगे, विंडो से देखोगे, तो लगेगा मेरी वाली तो रुकी हुई है, यानी वो खुली है। तो ऐसा होता है रिलेटिव टर्म, क्योंकि तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए हो, वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखने का नजरिया यहां पर देखिए दो है। जैसे बात करें ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, वो यदि स्टेशन के बारे में सोचता है तो स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन उसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और वो निर्देश तंत्र, ठीक है, और हमेशा सोच रहा है कि रेलवे स्टेशन कब आएगी, रेलवे स्टेशन कब आएगी। और यदि नजदीक आके खिड़की से देखेगा तो लगेगा रेलवे स्टेशन इधर की ओर आ रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इसके बीच की दूरी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भले ही ये गति में है, लेकिन देख रहा है, तो देख रहा है तो ये दिखाई दे रहा है उसको, ये वस्तु होगी, ठीक है, और वस्तु की स्थिति बदल रही है। इसीलिए गाड़ी के अंदर बैठिए, रोड के बगल देखिए तो पेड़ पीछे की ओर लगेगा, गति कर रहा है, गति वो नहीं कर रहा है ग्राउंड के सापेक्ष, गति आप कर रहे हैं। लेकिन निर्देश तंत्र बनकर देखते हैं तो आप अपने आप को विराम में महसूस करते हैं, और वो लगता है कि गति में, स्थिति बदल रही है इसलिए। तो इसीलिए ट्रेन के अंदर बैठा आदमी हमेशा बोलता है कि रेलवे स्टेशन आ गई क्या, रेलवे स्टेशन आ गई है, ठीक है, यहां मतलब रेलवे स्टेशन। तो ये जो है से क्या हुआ, वस्तु हुआ उसके लिए। और जो स्टेशन पर खड़ा आदमी है वो यदि सोचेगा तो इसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, निर्देश तंत्र बन जाएगा। अब वो क्या सोचेगा ट्रेन के बारे में, ट्रेन आने वाली है,
ट्रेन आ गई तो उसके लिए ट्रेन वस्तु बन गई, तो ऐसा हुआ। यानी एक ही चीज है, मतलब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो रेलवे स्टेशन मोशन में, और इसको यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो ट्रेन मोशन। यानी यही आपेक्षिक पद है, एक दूसरे से संबंधित है। जहां विराम है वहां गति भी है, जहां गति है वहां विराम भी है। देखने का नजरिया बदलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलिए, समझ में बातें आ जाएगी। चलते हैं आगे की। अब देखिए गति आता है तो गति के प्रकार, टाइप्स, रेखीय गति होता है, यादृच्छिक गति होती है, वृत्तीय गति होती है, आवर्त गति होती है, दोलनी गति होती है ना, कंपन गति होती है। गति बहुत सारे होती है, लेकिन मेनली गति तीन तरह की होती है, जिसको एक को बोलते हैं वन डायमेंशनल, जिसको बोला जाता है एक विमीय गति। अब देखिए एक विमीय गति क्या है, तो यहां पर ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष और ये रहा जेड अक्ष। यदि वस्तु सिर्फ और सिर्फ इन तीनों अक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष के अनुदिश गति करे, सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष के अनुदिश गति करे, तो इसको बोला जाता है एक विमीय गति। एक्स अक्ष के अनुदिश करे या तो वाई अक्ष के अनुदिश करे या तो फिर सिर्फ जेड अक्ष के अनुदिश गति करे, तो इसको बोला जाता है एक विमीय गति, जो एक सरल रेखा में गति होती। क्या होती है? एक सरल रेखा में गति होती। इसको एक सरल रेखा में बोलिए, एक विमीय गति बोलिए, जो बोलना है बोल सकते। ओके, तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन, यानी एक रेखीय गति, एक विमीय गति, तीनों अक्ष में सिर्फ एक अक्ष के अनुदिश गति करेगा। दूसरा आता है जिसका नाम है टू डायमेंशनल मोशन, यानी इसको बोलते हैं द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति क्या है यह समझना है। द्विविमीय गति का मतलब यहां पर होता है दो विमा में गति। द्विविमीय गति का मतलब होता है दो विमा में गति। अब समझिए यहां पे दो विमा में गति क्या होता है। यानी देखिए यहां पर हमने दिया एक्स अक्ष, हमने दिया ये वाई अक्ष, हमने दिया ये जेड अक्ष, हो गया ऐसा। तो यहां पर क्या होता है, एक ही समय में दो अक्ष में गति करे, एक्स में भी करे वाई में भी करे, या तो एक्स जेड में करे या तो वाई जेड में करे। जैसे सपोज दैट कोई वस्तु ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे गति कर रहा है, तो एक ही बार उसके जैसे यहां पर है तो एक्स अक्ष में कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई अक्ष में, यहां पर पहुंच गया तो एक्स अक्ष में भी आया, वाई अक्ष में आया, और यहां पर क्या हुआ, बदलाव आया, एक्स अक्ष में भी यहां से यहां तक पहुंच गया, वाई अक्ष में भी यहां से यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। यानी एक ही टाइम में, एक ही समय में दो अक्ष में गति हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यानी द्विविमीय गति। तो इसमें क्या होती है, एक होता है वृत्तीय गति, सर्कल में यदि कोई घूम रहा है तो द्विविमीय गति है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पे घूम रहा है द्विविमीय गति है, एक प्लेन में एक समतल में, इसको बोला जाता है समतल गति भी। एक समतल में भी गति बोलते हैं इसको, किसको, टू डायमेंशनल। एक प्रक्षेप्य गति आता है, किसी वस्तु को जब क्षैतिजता फेंकेंगे तो ये नीचे की ओर ऐसे जाएगा, एक्स में जाते हुए वाई भी आएगा, तो ये भी द्विविमीय गति। अच्छा, अब एक आता है जिसका नाम है यहां पे थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। यानी त्रिविमीय गति का मतलब देखिए होता है यहां पर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये क्या है, जेड अक्ष। तो जब वस्तु तीनों अक्ष के अनुदिश गति करता, मतलब जब वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष के अनुदिश गति करे, तो इसको बोला जाता है त्रिविमीय गति। यानी एक साथ तीन अक्ष, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, मतलब इस स्पेस में एक ही साथ गति कर। तो यहां पर जैसे चिड़िया उड़ती है तो त्रिविमीय गति होता है, ठीक है, मैंने त्रिविमीय गति हो सकता है। गैस के सिलेंडर को ओपन कर दो, गैस चारों तरफ फैल तो उसकी गति त्रिविमीय।
मैंने एक ही साथ तीनों अक्ष जो कवर करे वही होता है त्रिविमीय गति, यानी 3 डायमेंशनल मोशन। और इतना ही में हर चीजों की गति आ जाएगी। किसी का 1 डायमेंशनल होगा, किसी का 2 डायमेंशनल होगा, किसी का 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन सभी का गति इतना ही में ही आएगा, यही तीनों में रहेगा। और उसकी गति को हम लोग बारी बारी से लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।